हाँ बच्चों, देखोगे अभी मैं पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था कि कैसे डेंसिटी हम ज्ञात करते हैं बाय मेजरिंग मास एंड वॉल्यूम, ये बताया था। अब और ये भी बताया कि हर एक सब्सटेंस की डेंसिटी अलग अलग होती है एंड डेंसिटी इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इसको मैं कई बार कह चुका। अब आगे देखेंगे। सपोज कर लो हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं ऑफ 3 मटेरियल्स। इस मटेरियल की डेंसिटी है 7 ग्राम पर सीसी, अर्थात ग्रेटर देन 2। और इस बीकर में हमने 2.0 ग्राम पर सीसी डेंसिटी का लिक्विड लिया हुआ है, और यहाँ एक सॉलिड है जिसकी डेंसिटी है 7, अर्थात ग्रेटर देन 2। एक दूसरा सॉलिड है जिसके मटेरियल की डेंसिटी भी 2 ग्राम पर सीसी ही है, और एक तीसरा मटेरियल है जिसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सीसी, अर्थात इस लिक्विड की डेंसिटी से कम है। अब हमने पूछा कि यदि हायर डेंसिटी की बॉल इसमें हम डालें तो क्या करेगी? वो डूबती ही चली जाएगी, डाउनवर्ड मोशन करेगी। यदि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वह वस्तु डूबेगी, लिक्विड में वस्तु डूबेगी। यदि इक्वल है तो यह फर्स्ट बॉडी जो है डूबेगी। फर्स्ट बॉल यहाँ आ जाएगी, फर्स्ट बॉल यहाँ होगी, ये डूब कर नीचे चली जाएगी। सेकंड बॉल कंप्लीटली इमर्स्ड होकर, सेकंड बॉल इस स्टेज में होगी, डूबी तो होगी लेकिन नीचे नहीं जाएगी, और यह लगभग टॉप पर ऐसे डूब कर तैर रही होगी। लेकिन जिसकी डेंसिटी कम है वह इस ढंग से थर्ड कंप्लीट फ्लोट करेगी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लोहे की छड़ें जल में क्यों डूब जाती हैं? तो सिंपल आंसर है, डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। सिंपल आंसर देंगे आप। लोहे की बॉल या लोहे की छड़ यदि हम पानी में डालें तो डूबेगी। क्यों? क्योंकि लोहे की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, केवल डेंसिटी ही मीनिंग नहीं रखता। जैसे लोहे की बनी हुई जहाज पानी में तो नहीं डूबती, तो केवल डेंसिटी ही कंप्लीट आंसर नहीं हुआ। लोहे के जहाज, लोहे की कड़ाही, उसके मटेरियल की डेंसिटी भी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, लेकिन लोहे का सॉलिड बार होगा, स्फीयर होगा सॉलिड, तो वह तो पानी में डूब जाएगा। लेकिन लोहे की बनी हुई कड़ाही या शिप या बोट, ये तो पानी में तैरती है। क्यों तैरती है? तो उसका कंप्लीट आंसर ये है, करेक्ट आंसर ये है। डेंसिटी के द्वारा ही आंसर देना वो कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर आपका ये होगा,
When a solid piece is put on surface of liquid, then two forces act upon the body. First is buoyant force of liquid, and second is the gravitational force of earth on the body. दो बल लगते हैं। तो कल बताया था कि जब buoyant फोर्स लेस देन वेट होगा, कल बताया था, यदि buoyant फोर्स, लिक्विड का buoyant फोर्स बॉडी के वेट से कम होगा तो वह डूबता हुआ चला जाएगा, डाउनवर्ड मोशन करेगा। यदि buoyant फोर्स इक्वल है तो वह फ्लोट करेगा। जितनी भी फ्लोटिंग बॉडीज हैं उन पर लिक्विड का buoyant फोर्स और बॉडी वेट दोनों सेम होता है। यदि solid will go upward if buoyant force is greater than that of mg. If solid is a car, if solid is a car whose density, whose material density is less than water, ये कल बता चुका हूं। आज आप आगे कुछ देखेंगे। पेक्यूलियर डेंसिटी ऑफ वाटर। पेक्यूलियर क्यों? क्योंकि वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसके साथ ही ऐसा होता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सीसी। लेकिन वाटर का टेम्परेचर यदि डाउन कर दें तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और यदि टेम्परेचर को 4 डिग्री से बढ़ा दें तो फिर डेंसिटी कम हो जाती है। दोनों ही विधियों से डेंसिटी उसकी घट बढ़ जाती है। वाटर डेंसिटी बढ़ जाती है, घट जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। अब इसमें पिकुलियर बात कौन सी है? पिकुलियर बात यह है कि दो पहाड़ियों के बीच, दो हिमालय पहाड़ियों के बीच कोई यह लेक है, वाटर लेक। जब बरसात के दिनों में पहाड़ी पर ये जल की बूंदें गिरती हैं, वर्षा की बूंदें गिरती हैं, रेन वाटर, रेनफॉल हो रहा है, तो रेन वाटर जब वर्षा की बूंदें पहाड़ों पर जाती हैं तो उस समय इस रेन वाटर का टेम्परेचर राउंड अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये पानी कलेक्ट होकर अप टू हाई लेवल आ जाता है। तो पूरी झील में 25 डिग्री सेल्सियस का वाटर कलेक्ट हो चुका है। लेकिन सीजन चेंज होता है। बरसात का सीजन गया, धीरे धीरे ठंडी का मौसम आता है, और यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं। सपोज कर लो यहाँ के एयर का टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस और इस वाटर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। पूरी झील में 25 डिग्री सेल्सियस का वाटर भरा हुआ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन ऊपर ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो धीरे धीरे इस लेक का पानी भी ठंडा होता जाएगा, और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेल्सियस हुआ तो यहाँ की हवाएं और ठंडी हो गईं, 0 डिग्री सेल्सियस की हवा चलने लगी, या 5 डिग्री सेल्सियस की हवा चलने लगी। धीरे धीरे पूरे लेक का पानी 5 डिग्री सेल्सियस का हो गया।
फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसके बाद टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस जब हुआ तो नीचे से ऊपर तक पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो गया। अब यहां का टेम्परेचर माइनस में चला गया। ये बर्फीली हवाएं बह रही हैं, उनके इफेक्ट से यहां का टेम्परेचर 0 हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर की डेंसिटी 0.999 है, 0.9996 है। इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी है 1। तो हायर डेंसिटी होने की वजह से ये 4 डिग्री का वाटर अब ऊपर नहीं जाएगा। अपर लेयर की डेंसिटी कम हो गई और धीरे धीरे इसके कांटेक्ट में आने की वजह से ये लेक ऊपर से ऐसे बर्फ में कन्वर्ट होने लगी, थिन लेयर ऑफ आइस। फिर धीरे धीरे यह आइस लेयर मोटी होती जाती है, ये आइस लेयर मोटी होती जाती है, ये आइस लेयर मोटी होती जाती है। लेकिन झील की तलहटी में अब भी 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। तो ऊपर से झील तो मोटी होती जाती है, लेकिन इसमें मछलियां अपना जीवन जी लेती हैं, क्योंकि मछलियां बिना जल के नहीं रह सकती। तो ये पिकुलियर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन मछलियों की प्राण रक्षा कर देता है। यह नेचुरल गिफ्ट है, वाटर की पिकुलियर प्रॉपर्टी नेचुरल गिफ्ट है। एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम है, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर नीचे होगा, जो मछलियों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। तो इसमें सील, वॉलरस, भिन्न भिन्न टाइप की मछलियां रहती हैं उसमें, और मछलियां इस जल में घुली हुई ऑक्सीजन से ही अपना श्वसन का काम, जिस तरह से हम लोग खुले एयर में सांस लेते हैं, उस तरह मछलियां अपने गलफड़ों से पानी को पास करती हैं और उस पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसी से उनका काम चल जाता है। ऑक्सीजन प्राणवायु है। तो उन मछलियों का अब होता क्या है, जैसे धीरे धीरे या करीब 2-3 महीने के लिए बर्फ होती है, लेकिन 2-3 महीने में इस पानी में ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी मछलियां इसमें सांस ले रही हैं। तो वो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वह धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब वो ऑक्सीजन कम होने लगती है तो बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं ज़्यादा वेट वाली, 1 क्विंटल और मोर, वो ज़्यादा परेशान होती हैं। और मछलियों के बच्चे भी, तो बड़ी मछलियां अब कोई उपाय उनको नहीं ढूंढता, लेकिन शिकारी लोग यहाँ पर तेज धार वाले आयरन के इंस्ट्रूमेंट से इसमें छेद कर देते हैं। तो जब ये मछलियां इसमें हलचल करती हैं तो
जल की लहरें आकर यहाँ टकराती हैं और यहाँ से टकरा कर साउंड इसमें जाती है, तो उस साउंड को पहचान जाती हैं मछलियाँ और समझ जाती हैं कि वहाँ सांस लेने लायक है। तो मछलियाँ वहाँ जाकर, बड़ी मछलियाँ अपना नाक डाल करके उसमें सांस लेने का प्रयास करती हैं। जंगली शिकारी लोग इसी समय का फ़ायदा उठाकर मछलियों का शिकार कर लेते हैं। लेकिन जगह जगह इन छेदों से धीरे धीरे ऑक्सीजन भी घुल करके पानी में जाती है, पानी में ऑक्सीजन भी घुल करके चली जाती है, जिससे इन मछलियों की प्राण रक्षा होती है। क्या पिकुलियर प्रॉपर्टी बताया? 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्या बताया? 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर डेंसिटी मैक्सिमम होती है 1 डिग्री सेल्सियस। इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर इस लेक में नीचे आ जाएगा और यहाँ बर्फ जमने के बाद भी ये मछलियों को सुरक्षित रखता है। ये पेक्यूलियर प्रॉपर्टी है वाटर। ठीक हुआ? अगली बात देखेंगे। एक लंबे जार को हमने लिया जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर हमने फिलअप कर दिया। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का मतलब हुआ, कल बताया था, यदि बर्फ, आइस और वाटर का मिक्सचर बना लें, वाटर और आइस का मिक्सचर है, तो गारंटी है उस वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर और आइस का मिक्सचर है तो उस वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब सपोज यहां हमने वाटर हीटर डाला, यहां हमने एक वाटर हीटर डाल दिया और यहां से हमने स्विच ऑन किया, वाटर हीटर चला दिया। आपको बताना है कि पहले कहाँ का पानी गर्म होगा, यहाँ का या यहाँ का या यहाँ का या यहाँ का या यहाँ का। 3 थर्मामीटर लगे हैं, ए बी सी, पूरे जार में 3 थर्मामीटर लगे हैं। टॉप पर ए है, बीच में बी है और बॉटम में सी लगा है। 3 थर्मामीटर लगे हैं और तीनों 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तीनों रिकॉर्ड कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस। इस वाटर हीटर को लगाने के बाद क्या होगा? किस थर्मामीटर में राइज ऑफ मरकरी पहले होगा? किस थर्मामीटर में राइज ऑफ टेम्परेचर पहले होगा? किस थर्मामीटर राइज ऑफ टेम्परेचर पहले रिकॉर्ड करेगा? ओल्ड क्वेश्चन ऑफ पीएमटी, ये ओल्ड क्वेश्चन है पीएमटी का। कौन सा थर्मामीटर पहले टेम्परेचर राइज को रिकॉर्ड करेगा? तो बताओगे? ए, क्योंकि यहीं पर हीटर लगा है और यहीं पर बास्किंग कर लेगा। अच्छा, दिवेश आप बताएंगे?
हाँ, आप तो पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे बल्कि हम ही से पूछ रहे हैं। गोलू आप बताइए, किसमें टेम्परेचर राइज पहले होगा? यस, सी, गुड, सी करेक्ट। पहले यहां का टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा। जब यहां वाटर हीटर लगाएंगे तो इस वाटर हीटर के जो सराउंडिंग वाटर होगा उसका टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री होगा, और ये 1 डिग्री का 1 डिग्री के वाटर की डेंसिटी 0 डिग्री से ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये वाटर पहले नीचे जाएगा। पहले यहाँ का पानी गर्म होना शुरू होगा। हीटर लगा है ऊपर और पानी गर्म हो रहा है नीचे। वाह भाई वाह, दिस इज साइंस। ठीक है, डेंसिटी फैक्टर। हीटर लगा है ऊपर लेकिन पानी गर्म होगा पहले नीचे का। इसका टेम्परेचर पहले होगा 0 से 1 डिग्री और अप टू 4 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ता जाएगा। इनिशियली शुरू में पहले इस थर्मामीटर का टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा। उसके बाद इसमें 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर भरता जाएगा। फिर इसके बाद ये थर्मामीटर का टेम्परेचर 0 to 4 होगा। अब उसके बाद इस टॉप के ए का ये भी 0 to 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद इसका टेम्परेचर 5, 6 ऐसे होता जाएगा। इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यहाँ का पानी गर्म होता जाएगा, लेकिन यहाँ 4 डिग्री का 4 डिग्री पड़ा रहेगा। यहाँ के वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा और यहाँ पूरा पानी बॉयल ऑफ होने लगेगा। 4 डिग्री के बाद यहाँ के पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये बॉयल करने लगेगा, लेकिन नीचे का ये पानी 4 डिग्री का बना रहेगा। आप क्या पढ़ रहे थे? पिकुलियर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ठीक, गैसेस को भी ठंडा करने पर डेंसिटी उनकी बढ़ती है। गैसेस को ठंडा करें तो उनकी डेंसिटी बढ़ती है, और जब डेंसिटी बढ़ेगी तो वो नीचे आएगा। अब सपोज कर लें यह कोई कमरा है, इस कमरे में 3 कैंटिलीवर हैं। कमरे में 1 क्विंटल 100 केजी एक आइस पीस, ये आइस पीस है 0 डिग्री सेल्सियस। kg के आइस पीस को हम बताओ कहाँ रखें? यहाँ कहाँ रखें कि इस कमरे की पूरी हवा ठंडी हो जाए? धीरे धीरे इस पूरे कमरे की हवा ठंडी हो जाए। पूरे कमरे की हवा को ठंडा कर देने के लिए इस हम 100 kg के आइस पीस को हम कहाँ रखें? पूरे कमरे की हवा को ठंडा करना है।
हाँ बोलिए सर। नहीं, या ऐसी? हाँ, हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, साइंस की कहानी आप बच्चे सुन रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है आपको थिंक करने के लिए, विवश करता है। प्रॉब्लम तो है। क्वेश्चन फिर से रिवाइज करता हूं, रिपीट करता हूं। 100 kg का ये आइस पीस है। मैं इस कमरे में 3 जगह रख सकता हूं, या तो बॉटम के पास लगे हुए यहाँ पर, या तो मिडिल में लगे हुए यहाँ पर, और या तो ऊपर लगे हुए यहाँ पर। 3 जगहों में से कहाँ मैं इस आइस पीस को रखूं कि मेरा पूरा का पूरा कमरा नीचे से ऊपर तक ठंडा हो जाए? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? एक सिद्धांत, प्रिंसिपल, डेंसिटी। आपके दिमाग में चल रहा है डेंसिटी। तो जो विज्ञान के नियम या सिद्धांत हैं, उनके द्वारा हम सोचेंगे तो हम करेक्ट आंसर पर पहुंचेंगे। हाँ, आप बताओगे बेटा? टी पर। इनका आंसर है कि हम टी पर रख दें। यस, एम बीच में रख दें तो ऊपर ठंडा कर देगा, नीचे ठंडा। ये ऐसे सोचता है दिवेश। आंसर दे सकते हो क्या? बी। हाँ ठीक। वो ऊपर से कूदा तो यहाँ पर अटका था, तो ये सोचा थोड़ा और जंप लगा दें, तो यहाँ आ गया। गोलू आप बताइए। यस, टी गुड। टी करेक्ट है यार, ये करेक्ट है। क्योंकि यदि आइस पीस यहां रखोगे और इसके कांटेक्ट में आने वाली एयर कूल डाउन होकर नीचे ही जाएगी, और यहां से गर्म हवा ऊपर जाएगी, नीचे की गर्म हवा ऊपर उठेगी। जैसे धुआं ऊपर उठता है, कभी धुआं को नीचे भी जाते देखा है क्या? जब भी आग जलाओगे तो धुआं कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो गर्म गैसें कहां? ऊपर जाती हैं। जैसे तुम्हारे मोमबत्ती की लौ ऊपर जाती है, तुम्हारे खाना पकाने की लौ, गैस की लौ ऊपर जाती है। तो जहां भी हम गैस लाइटअप करते हैं या आग जलाते हैं, उस आग से जली हुई गैसें ऊपर को भागती हैं, तो डेंसिटी उसकी कम होती है। गर्म गैसों की डेंसिटी कम होती है, तो कम डेंसिटी की चीज़ें ऊपर भागती हैं, ऊपर जाएगा, और यहाँ से कूल डाउन होकर उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी तो नीचे आएगा। तो गर्म हवा ऊपर जाएगी। लेकिन यदि आपने यहाँ रख दी, उसी आइस पीस को आपने यहाँ रख दी, यहाँ, तो यहाँ की हवा ऊपर जाकर ठंडी होकर यहाँ आएगी, यहीं तक हवा ठंडी रह पाएगी। ऊपर की हवा गर्म की गर्म ही रह जाएगी, क्योंकि गर्म हवा यहाँ यदि है या हॉट एयर है तो वह एयर नीचे नहीं आएगी, तो पूरे कमरे की हवा को ठंडा नहीं कर पाएगा। यहाँ हॉट एयर है, वो हॉट एयर की डेंसिटी कम है, वो डेंसिटी नीचे नहीं आएगी, एयर नीचे नहीं आएगी, तो यह आइस उसको कूल डाउन नहीं कर पाएगी। बात समझ गए? इस बच्ची ने बहुत कुशलता से आंसर दिया।
क्या सोच के कि फ्रिज में तो आइस ऊपर रहती है, फ्रिज में तो आइस बॉक्स ऊपर है, तो उस आइस बॉक्स की वजह से पूरा फ्रिज ठंडा हो जाता है। और यदि वही आइस बॉक्स हम नीचे कर दें और ऊपर गरम गरम बोतलें रख दें पानी की, ज्यों का त्यों रह जाएगा। लेकिन सर आजकल उल्टा फ्रिज, तो वो दूसरी बात है, वो दूसरी बात है, ये एक्शन नहीं है वहाँ। सर आजकल उल्टा फ्रिज, हाँ वो उल्टा फ्रिज इसलिए है कि आपका ख्याल करके कि यदि छोटा बच्चा है और सारे चॉकलेट रख दिया माँ ने ऊपर आइस बॉक्स के पास, अब ये माँ जब दोपहरी में सो जाती है तो खोलता है, क्या बताएं तो ऊपर है। यदि नीचे होता तो माँ को पता न चलता और पूरा साफ हो जाता। तो आपके कष्ट को कंपनियों ने समझा कि बच्चों को इतना बड़ा तकलीफ है, इनको चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है, मिठाई उठाई रखी है तो सब आइस बॉक्स में, तो उसने आइस बॉक्स में नीचे कर दिया उल्टा फ्रिज। उसमें बात दूसरी की जाती है, इसमें एक अलग से पंप होता है जो उसमें एयर को ऊपर पंप करना पड़ता है। लेकिन नेचुरल कूलिंग के लिए जो आमतौर पर फ्रिज घरों में हम लोगों के हैं, उसका आइस बॉक्स ऊपर ही है, तो इस आइस को ऊपर ही रखना पड़ेगा ताकि पूरे कमरे की हवा को हम ठंडा कर सकें। समझ गए? हाँ, इस बच्ची का आंसर बढ़िया था। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, गौर करना। ये बातें तो आपने पढ़ लिया, हाँ यस। अब देखो भाई, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये सपोज कर लो ये इन्वर्टेड बॉटल है और यहां पर एक आयरन बॉल है और यहां एयर बबल है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी। तो क्या होगा, ये आयरन बॉल ए की ओर मूव कर रहा होगा और एयर बबल सी की ओर जा रहा होगा। चूंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो डाउनवर्ड मोशन करेगा, एयर की डेंसिटी कम है तो ये अपवर्ड मोशन करेगा। अब कोई आप ऐसा उपाय बता सकते हैं कि यह लगे अपवर्ड मोशन करने और ये डाउनवर्ड मोशन करने लगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि ये आयरन बॉल तो अपवर्ड मोशन करने लगे और एयर बबल डाउनवर्ड मोशन करने लगे? हाँ है। यदि हम इसको, इस पूरे बोतल को, पूरे सिस्टम को एक एक्सीलरेशन, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ए ग्रेटर देन जी, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ग्रेटर देन जी कर दें तो यह लगेगा अपवर्ड जाने और यह लगेगा डाउनवर्ड जाने। केस उल्टा हो जाएगा। यदि ये आयरन पीस, ये प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, पूरा सिस्टम रुका हुआ है, स्टेशनरी स्टेट में है और ये आयरन बॉल इसमें नीचे आ रही है और ये ऊपर जा रही है, क्या इनके मोशन को आप रोक सकते हैं? हाँ,
यह ऊपर जाना बंद कर दे, यह नीचे आना बंद कर दे, इनके मोशन को हम रोक सकते हैं। हाउ? कैसे उनके मोशन को रोक देंगे आप? यदि इसको हम पूरे सिस्टम को फ्री फॉल कराएं, अर्थात एक्सीलरेशन ए, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू जी। फ्री फॉल के कंडीशन में इफ दिस इज फ्रीली फॉलिंग स्टेशन, freely falling station means the acceleration towards earth is same as gravitational acceleration of the earth. Freely falling condition में acceleration of this platform will be same as g. In that case, when the entire system is freely falling, its motion will get stopped and also it will stop its motion. But if we give acceleration greater than that of g, यदि इस प्लेटफॉर्म को हमने ऐसा एक्सेलरेशन दिया जो g से ज़्यादा है, तो यह आयरन बॉल बबल की तरह ऊपर उठने लगेगी. इट विल मूव टुवर्ड्स सी एंड बबल विल गो डाउन टुवर्ड्स ए. ऐसा कब होगा? जब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए ग्रेटर देन जी हो, तो उनका मूवमेंट रिवर्स हो जाएगा. और जब एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा तो इनका मोशन रुक जाएगा. न तो बबल मोशन करेगा, न तो आयरन पीस मोशन करेगा, उनका मोशन रुक जाएगा. लेकिन ए डैश ग्रेटर देन जी करने पर उनका मोशन रिवर्स डायरेक्शन में होगा. जो आयरन बॉल, जिस आयरन बॉल को कम डेंसिटी वाले वाटर में नीचे आना चाहिए था और एयर बबल को ऊपर जाना चाहिए था, वैसा नहीं होगा. केस उलट जाएगा. सॉलिड आयरन पीस विल गो अपवर्ड एंड एयर बबल विल गो डाउनवर्ड. दिस इज स्पेशल केस. आप बड़े होंगे तो और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे आप. अभी आप क्लास 9 के बच्चे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नहीं कही जा रही हैं, लेकिन कुछ बातें कह देना जरूरी होता है, क्योंकि आप भी थिंकर हैं. ऐसा नहीं हम मानेंगे कि आप थिंकर नहीं हैं, ऐसा हम नहीं मान सकते. इसलिए हमने कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पर बताया. अबाउट डेंसिटी. नोटेबल पॉइंट बताया. यदि तुमसे पूछा जाए लोहे की नाव पानी में क्यों तैरती है, तो क्या जवाब दोगे? लोहे की बनी हुई बोट पानी में तैरती है, तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि बयान्ट फोर्स ऑफ वाटर इज सेम एज इज द वेट ऑफ बोट. जितनी भी बॉडीज वाटर में फ्लोट कर रही हैं,
ये कोई बोट हो सकती है, कोई कढ़ाई हो सकती है, कोई शिप हो सकती है, ये कोई बॉल हो सकती है। एनी बॉडी व्हेन इट इज फ्लोटिंग, यदि बॉडी फ्लोटिंग है तो थ्रस्ट ऑफ वाटर, वाटर थ्रस्ट, इसको कहते हैं बयान्ट फोर्स। और इसका mg, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। बोथ फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम लाइन। Both forces are equal. Buoyant force is equal to mg. कोई शिप समुद्री जल में क्यों तैर रही है? क्या जवाब देंगे आप? कोई शिप समुद्री जल में, सी वाटर में फ्लोट कर रही है, क्यों फ्लोट कर रही है? हाँ बोलिए। Buoyant force is equal to mg. हाँ, क्योंकि buoyant force of water is equal to mg। या डेंसिटी नहीं, ये परफेक्ट आंसर नहीं है, ये सॉलिड पीसेस के लिए आंसर है। यदि कोई सॉलिड पीस डाला जाए वाटर में तो डूबेगा कब? जबकि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा हो वाटर से, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा हो लिक्विड से। ऑयल, ऑयल एक लिक्विड है, ऑयल की डेंसिटी 0.85 ग्राम पर सीसी है। तो ऑयल ड्रॉप्स को हम डालेंगे पानी में तो ऑयल, पानी नीचे होगा, तेल ऊपर होगा। तेल की डेंसिटी कम है, इसलिए तेल, ऑयल अलग होगा और ये वाटर अलग होगा। वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा है, वाटर नीचे होगा, ऑयल ऊपर होगा। अब हमें सेपरेट करना है। सपोज कर लो ऑयल और वाटर मिक्स हो गए, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे भाई? जैसे फनल लिया, इसमें स्टॉपर लगा हुआ है। पहले एक बड़े फनल में इस पूरे वाटर और ऑयल के मिक्सचर को ऐसे डाल देंगे तो एक लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑयल ऊपर हो जाएगा, यह वाटर नीचे आ जाएगा। अब इसको हम धीरे धीरे खोलेंगे तो हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा। तो वाटर को हम अलग कर लेंगे और ऑयल को अलग कर लेंगे। जब इसमें से ऑयल चूने की बारी आएगी तो बंद कर देंगे। तो तेल और पानी को डेंसिटी की वजह से हम अलग कर लेंगे। एक बार फिर हाँ, कोई हेमिस्फेरिकल बाउल ऐसे लोहे का या एल्युमिनियम का बाउल है,
हाफ स्फेरिकल शेल है, वो पानी पर तैर रही है। पानी पर तैर क्यों रही हो? एक बार फिर आंसर बताएं आप। Buoyant force equal to mg. हाँ Buoyant force is equal to mg. हाँ, बयान्ट फोर्स इज इक्वल टू एम जी। जो भी इसका वेट है, जो भी इसका वेट है बाउल का, वो एम जी नीचे की ओर होगा। और यहाँ वाटर, ये वाटर का रिजल्टेंट फोर्स, बयान्ट फोर्स, ये होगा। बोथ फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, vertically downward, both are vertically downward. No, gravitational force is vertically downward, but buoyant force is vertically upward. Both are equal and opposite, so that is floating. अब हम पूछेंगे buoyant force कितना होता है? buoyant force कितना होता है? buoyant force F is equal to volume of displaced liquid, volume of displaced liquid multiplied by density of liquid, density of liquid multiplied by gravitational acceleration g. What is V? V is volume of displaced liquid or V is that volume of solid which is inside of water, inside of water, or immersed volume of the solid. यहाँ पर टोटल वॉल्यूम इमर्स्ड नहीं है, ये बॉल फ्लोट कर रहा है, तो इस बॉल का एक पार्टली कुछ वॉल्यूम ही पानी के अंदर है। इस हेमिस्फेरिकल बाउल की पूरी वॉल्यूम पानी में नहीं है, ये पार्टली इमर्स्ड है। So V is volume of displaced liquid or V is that volume of solid which is inside of water. और कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? वन मोर. Air also applies thrust. Air also applies upward thrust. Suppose
on the pans of a beam balance cotton a big cotton bundle and a small iron weight on the pans of beam balance are balanced. सपोज कर लो बी कॉशस बीम बैलेंस के बोथ पैन्स पर स्मॉल आयरन वेट इज बैलेंसिंग टू ए बिग bundle of cotton. If its weight is, suppose if W is 2 kg, can you say it's also of 2 kg? इस कॉटन बंडल का मास 2 kg है. If both are balancing, तो cotton mass, what is? Mass of cotton bundle in figure. Option exactly 2 kg. B less than 2 kg. Greater than slightly greater than 2 kg. Cannot say. There are 4 options. बीम बैलेंस के पैंस पर ये आयरन वेट इज बैलेंसिंग ए कॉटन बंडल. और ये वेट 2 kg है एग्जैक्ट. तो आप बताएं कि इसका वेट 2 kg एग्जैक्ट 2 kg है या 2 kg से कम है या 2 kg से ज़्यादा है. गोलू आप बताएंगे. Exactly 2 kg. हैं? Exactly 2 kg. यस बताओगे. Less than 2 kg. हैं? Less than 2 kg. क्या? Less than 2 kg. यस. तुम भी बताओगे. Less than 2 kg. Exactly 2 kg. हाँ कि वोट ना देबा तो थोड़ा ज़्यादा होगा. थोड़ा ज़्यादा होगा. कॉटन वेट 2 kg से थोड़ा ज़्यादा है. its volume
is greater than its volume. Suppose volume of this weight is V1, but volume of this cotton is quite large. V1 is quite small in comparison to V2. So the air upthrust is small due to its small volume, क्योंकि अपथ्रस्ट इज VDG, लेकिन यहाँ पर अपथ्रस्ट इज हाई। ये फोर्स बहुत ज़्यादा है, एयर बहुत ज़्यादा संभाल रही है। जब एयर बहुत ज़्यादा बल लगा रही है तब ये बैलेंस है। यदि एयर हटा दें तो ये डाउन, ये नीचे चला जाएगा। इसका मतलब 2 kg से ज़्यादा है। नहीं समझे? यदि ये बैलेंस कर रहा है और ये और यहाँ पर हम वैक्यूम कर दें, अर्थात एयर निकाल दें। यदि यहाँ की एयर निकाल दें तो यह कॉटन बंडल नीचे आएगा और ये ऊपर थोड़ा जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब इसका 2 किलो से वेट ज़्यादा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। इसी तरह यदि फिजिकल बैलेंस पर किसी फिजिकल बैलेंस पर वन केजी आयरन वेट है, आयरन, और यहां पर एक एल्युमिनियम पीस, ये एल्युमिनियम पीस है। अब बोथ आर बैलेंसिंग इन एयर, तो इस एल्युमिनियम पीस का वेट 1 kg से ज़्यादा है, स्लाइटली ज़्यादा है, क्योंकि एल्युमिनियम की डेंसिटी कम है और वॉल्यूम ज़्यादा होगा। दोनों एग्जैक्टली 1 kg नहीं होंगे। दैट्स ऑल। हाँ, आप ये बताओ, ये मैं पढ़ाता हूँ तो तुम्हें कुछ समझ में आता है कि मैं केवल चिल्लाता हूँ? केवल चिल्लाता हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाता है? क्योंकि छोटे छोटे हो, पता नहीं समझते हो, नहीं समझते हो।